मेरे समक्ष आदरणीय विजय हरजू जी बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं और पता नहीं नेचर ने इनको इसलिए बनाया है कि ये समाज सेवा में लीन रहते हैं और उनको बड़ी खुशी मिलती है। और इतनी खुशी मिलती है कि जिनकी थैली में जो कुछ भी होता है देने लायक तो वो दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व धनी से मैं आपकी बात करता हूँ। सीधे सीधे मैं कुछ न बोलते हुए मैं सीधे सीधे मैं विजय हरजू जी के पास जाता हूँ, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है एसोसिएशन को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। तो मेरा इनसे पहला सवाल यही होगा कि भारत, जो हम लोग इधर उधर बैठ कर बातें फालतू की बातें करते हैं, राष्ट्र हित में कोई बात नहीं करता। और राष्ट्र हमारा जब तक नई विकासशील से विकसित हो सकता है, जब तक उसके बारे में विचार नहीं रखेंगे। तो मेरा प्रश्न यही है, मैं हरजू जी से पूछूंगा, पहले परिचय लूँगा उनसे और मैं कुछ न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं हरजू जी से बात करता हूँ। तो हरजू जी, आप अपना पहले परिचय दें। नमस्कार, मैं विजय हरोर और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा परिचय है। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र राजस्थान में रहता हूँ और वर्तमान में दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आप हरजू जी ये बताएं कि आप सीधे सीधे ये बताएं कि ये आप राष्ट्र प्यार करते नहीं करते हैं? बिल्कुल, राष्ट्र प्यार करते हैं। बिल्कुल करते तो हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी संस्कृति को लेकर के दूसरे कंट्री बहुत आगे निकल गए, विकसित हो गए, और हम विकासशील के विकासशील हैं, तो विकासशील से आप विकसित कैसे होंगे? आपकी क्या सोचते हैं इस बारे में? विकासशील और विस्तृत होना दोनों में फ़र्क है। हम्म। और विस्तृत होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति को छोड़ दिया जाए। हम संस्कृति को हम पकड़ के रख सकते हैं। हमारी संस्कृति बहुत रिच है, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो हमारी संस्कृति को साथ में रखते हुए हम विकासशील से और आगे अग्रसर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि संस्कृति कैसे हो सकते हैं, यही तो प्रश्न है। आप संस, क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि संस, दूसरी कंट्रियों में जैसे मैंने देखा है, दूसरी कंट्रियों में कोई आस्था, जैसे कहते हैं ना, आस्था से आस्था है उससे आदमी आगे बढ़ता है। तो क्या आस्था से देश विकासशील से विकसित हो जाएगा क्या? आस्था से तो नहीं होता, हमारे कर्मों से होता है। हमें जितने हम कर्म करेंगे, कर्म के साथ प्रॉपर प्लानिंग होता है, अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे लोगों की कमेटी बैठना, अच्छे विद्वान लोगों का सरकार में होना, इन सब बातों से देश की प्रगति पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं वो केवल हमारे विचार ही नहीं होते, हमारे एक पूरी समाज के विचार होते हैं। तो समाज के अंदर जब तक कि जो ज़मीन से जुड़े अच्छे लोग हैं वो आगे आएंगे तो देश का विकास और प्रगति बहुत तेज होएगी, बहुत तेज़ी से होएगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि ये देश हमारा न तो आस्था से चलता है, न गीता से, न बाइबल से, न कुरान से, यानी एक किताब बनाई थी, एक संविधान से चलता है और कर्म उसमें किया गया था, देखिए, मैं धाराएं इस लिखी गई इस थी। इस विषय पे मैं बहुत बेबाक बोलना चाहता हूँ कि जहाँ से भी हमें ऐसा ज्ञान मिले जो कि हमारे देश की प्रगति के लिए फ़ायदेमंद हो, वो लेना चाहिए। चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, या कोई भी ग्रंथ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी मज़हब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, और किसी भी तरीके मेरा का हो। प्रश्न ये, क्या कि इससे देश चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, हमें क्या चलेगा? जहाँ से जो ऐसी चीज़ मिलती है फिर जो हमारे, संविधान क्यों बनाया गया जब इससे देश चल सकता? तो ये तो देखिए, बहुत मैंने अभी पहले जो से, पहले आपसे से है, कहा है कि संविधान क्यों बनाया के गया? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि संविधान तो है ही सही, पर संविधान के अलावा अगर हमें कोई चीज़ कहीं से जो मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति, शायद आपने कोई किताब लिखी हो, वहाँ से अगर कोई हमें चीज़ मिलती है जो हमारे देश को या हमारे नहीं, समाज को आगे बढ़ाने में अगर प्रयत्न करती है, आगे बढ़ाने में मजबूत करती है, तो हमें उस चीज़ को लेना चाहिए। मेरा पक्ष बड़ा स्पष्ट है। देखिए, मैं संविधान को तो अपने आपने अभी पक्ष में। एक मिनट में क्षमा जी। चाहूँगा, आपने कहा था अभी कि जाति यानी कास्ट, कास्ट हमारी क्या है? इंजीनियर, कास्ट इंजीनियर। तो कास्ट का मतलब ये होता है इंजीनियर, कि हम एक कास्ट के हो गए। तो कास्ट हमारी क्या है? जो जाति हम कहते हैं, वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि मानव जाति और मानवता धर्म है। जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता, और चर्च में ईशा नहीं मिलता। रिपीट करूंगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो आप इस विषय पर क्या प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है। इस चीज़ को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ को मानता हूँ, स्पिरिचुअल बिल्कुल है,
मैं उसको मानता हूँ। अगर हम शरीर, हमारा ये जो शरीर चल रहा है बिना किसी बैटरी के चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक शक्ति है जो चला रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति किसी कमरे में बंद है, किसी जगह पर है, वहीं तक कैद नहीं होती। ये ऐसी स्पिरिचुअल यूनिवर्सल शक्ति है जिसको हम सब महसूस कर रहे, फील कर रहे फिर हैं। क्षमा चाहूंगा, तो मुझे याद आ रहा है, जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली है यानी इलेक्ट्रिक है, जब वो चली जाती है तो सारे इक्विपमेंट हमारे कार्य करना बंद कर देते हैं, जब आ जाती है तो पुनः वो अपने जनरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से शरीर में एक आत्मा के रूप में एक एनर्जी है, जब वो एनर्जी निकल जाती है बिल्कुल तो कार्य करना ऑर्गन्स बंद कर देते हैं, बिल्कुल। जो पुनः आ जाती है तो वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो उस एनर्जी के ऊपर भी कोई एनर्जी है। आप बिल्कुल उसको क्या बिल्कुल, ये एक एनर्जी ऐसी जिसने यूनिवर्स को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है। उस एनर्जी को आप और हम न तो महसूस कर सकते हैं, पर वो इतनी बड़ी एनर्जी है जिसके अंदर हम एक छोटे से प्राणी मात्र, छोटे से कण मात्र भी नहीं है। तो उस एनर्जी को मैं मानता हूँ। मैं उसको नहीं मानता जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर हमें भगवान मिलता है। ईश्वर जो है सब जगह, हमारे अंदर ईश्वर है, हमारी आत्मा के अंदर ईश्वर है। ईश्वर का रूप मतलब होता है कि एक, अच्छा एक मिनट, फिर क्षमा चाहूंगा। हाँ, यदि ईश्वर है, मानता हूं मैं ईश्वर है, और भगवान जिसे कहते हैं, जैसे मैंने मैं आपकी बात को, एक मिनट सुन लो, ईश्वर है, मेरी बात पूरी सुनो। भगवान बोल रहा हूँ, ईश्वर और एक ऐसी शक्ति है ना, भगवान बोल रहा हूँ, शक्ति, हाँ मैं मान लेता हूँ। बस। ईश्वर है, घट घट में है ना, घट घट में, आपका कहना घट घट में ना सर, एक मिनट सुनो, घट घट हाँ, में ना ईश्वर यदि ईश्वर घट घट में है तो 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदा दरिंदगी करता है तो उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, जगह जगह पे है, तो फिर वो आनंद ले रहा है, वो शक्ति आनंद ले रही है। मैंने अभी आपको कहा, मैंने ईश्वर नहीं बोला, मैंने कहा एक ऐसी शक्ति है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसको वो शरीर को हमारे चला रही है, बिना बैटरी के चला रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है तो उसके लिए भगवान उतर कर आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी शक्ति है जिसको हमें मानना पड़ेगा, वो वैज्ञानिक से भी ऊपर है, जिसको आज वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाया कि आखिर। तो लोग तो प्रकृति को भगवान कहते हैं ना, मैंने नहीं कहाँ कहा, तक सही है? मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा साइंस है। ऑक्सीजन आपको न मिले तो फिर क्या होगा? देखिए, पूरा साइंस है, एक यूनिवर्स है जिसको किसी ने बनाया, वो शक्ति है। ऑक्सीजन बनाया है, आपके अर्थ बनाया, यूनिवर्स बनाया, सन बनाया, जुपिटर बनाया, प्लेनेट बनाया, मून बनाया। तो एक ऐसी शक्ति है जो किसी ने बनाई है। अब वो कौन उसका सृष्टि का रचयिता है? यानी कहने का तात्पर्य जैसे हवा में दिखाई नहीं देती लेकिन टच होती है तो आवाज करती है, बिल्कुल, इसी तरह से वो शक्ति है। बिल्कुल शक्ति है। पर शक्ति का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि कोई क्राइम हो रहा तो वहां पे जाके उसको ठीक करने लग जाए, ये मैं नहीं कह रहा। पर शक्ति है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसने हम सबको बनाया है। उस शक्ति का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए और मानना चाहिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा, फिर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ। ईश्वर भगवान नहीं है, वो एक शक्ति है जो जिसको मानना ही, ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी, जिसको मानना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम नहीं हैं। और एनर्जी के ऊपर भी कोई एनर्जी है ना, एनर्जी के ऊपर भी कोई एनर्जी हो सकती है जिसको आज भी वैज्ञानिक उसको आज तक नहीं ढूंढ पाया। आज हम मून पर जो है सिर्फ कदम प्रॉपर नहीं रख पाए, तो उस एनर्जी का कोई मोल नहीं है। आपको क्या लगता है इस सारी चीजों को समझते हुए कि भारत हमारा विकासशील से विकसित कैसे सकता है? क्योंकि भारत, हाँ, अब अब वापस अपन बिंदु पर आते हैं। भारत हमारा विकासशील से विकसित ऐसे हो सकता है कि उसमें हम सब सहयोग करें, हमारी, क्योंकि कण कण से मिलके एक पहाड़ बनता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे एक मैंने कहीं पे कहावत सुनी है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, तो सबसे पहले हमें स्वयं को, हमारे भारत देश के प्रति सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस तरह से इस देश के लिए भागीदारी कर सकते हैं। उसके बारे में कैसे उसको आगे, जैसे हम हमारे घर के बारे में सोचते हैं, इसी तरह हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए, उसके विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश भी हमारा एक परिवार है। आप क्या समझते हैं? क्या सर, समाज वो चीज़ है जहाँ पर समाज किसने बनाया? समाज के बारे में वस्तु से भटक रहे हैं। हाँ। हम, हमारा जो वस्तु विषय था कि हमें देश की प्रगति में किस तरह से सहायक होना चाहिए, तो मैं वस्तु पे उस बिंदु पे रहना चाहता हूं कि देश की प्रगति में हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, किस तरह से देश का विकास हो सकता है, किस तरह से देश आगे बढ़ सकता है, किस तरह से हम प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी तरीका है इस देश को बहुत जल्दी प्रगतिशील बनाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा कि हमारे भारत को आज़ाद हुए बहुत साल हो गई, और अदर कंट्री में हमारे
जो क्रीम है वो पहुंच गई, दूसरे कंट्रियों को चला रही है। और वो विकासशील से विकसित नहीं, वो बहुत कुछ ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश की क्रीम वहाँ जा कर के अच्छे पढ़े लिखे लोग, टॉप सिविल इंजीनियर अमेरिका को चला रहा है। अभी जो कमला हैरिस थी वो इंडियन थी, उससे पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी इंडियन था, ब्लड यहाँ का था, सोच यहाँ की थी। तो क्या पीड़ा नहीं होती कि हम इसको किस तरह से जल्दी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, शिक्षा के साथ, और इसको जल्दी से जल्दी दूसरे कंट्रियों से आगे ले जाएं? जैसे जापान आगे बढ़ेगा, लोग कहते हैं कि वहाँ बुद्धिस्ट की बात होती है, कर्म की बात होती है, तो वो आगे बढ़ेगा। चाइना बढ़ेगा, जितने बुद्धिस्ट कंट्री है हमारे भारत से आगे बढ़ गए। इस विषय में आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात कही है, उसके बारे में जो सोचना समझना है, इसके बारे में बहुत कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ रहा है। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो विदेशों में थी, वो कंपनियां अब हमारे देश में आ रही है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ग्रोथ करने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाहर तो जाता है अपॉर्चुनिटी की, हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए माना कि 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर फिर भी आज़ादी के समय देश को विदेशों ने काफ़ी जो है वो करा था, बहुत खोखला करके गए थे। तो देश को समझने में, पनपने में टाइम लग रहा था। इसीलिए देश के लोगों को ग्रोथ करने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो गए हैं। पर अब निश्चित तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो समय है कुछ सालों में बदल जाएगा। ये आप ये मान के चलिए कि ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान में भी कई कंपनियां हैं जो विदेशों से ज़्यादा सैलरी दे रही है। आप देख लीजिए, बेंगलोर के अंदर, नोएडा के अंदर जो सैलरी मिल रही है, पैकेज बहुत अच्छे पैकेज हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। तो अब समय बदल रहा है। तो वो समय एक प्रगतिशील देश की यही निशानी होती है कि एक मिनट, आपका कहने का तात्पर्य है हमारी गति जरूर धीमी है, लेकिन प्रयासरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसके लिए आपने गोल क्या चुना है जिससे हमारा भारत विकासशील से विकसित हो जाए? गोल होता है ना, एक लक्ष्य होता है जिसको हम दागना होता है। हाँ। उस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। हमारा जो लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे कुटुंब का विकास हो। सिर्फ इसी लक्ष्य को आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। नहीं, लक्ष्य क्या चुना? लक्ष्य कभी भी नहीं। गोल तो चुनना पड़ेगा ना। कोई गोल नहीं जब तक देखिए, विकास के लिए, देखिए विकास के लिए हम किसी गोल को नहीं कह सकते कि हमें अमेरिका के बराबर पहुंचना है या जापान के बराबर पहुंचना है। कोई हम कर्म करते हैं, कब करते हैं? जब हम गोल चुन लेते हैं, है ना। और गोल चुनना बहुत जरूरी है, तभी तो हम कर्म करते हैं। तो वो गोल क्या आपने चुना है जिससे भारत विकासशील? मैं इस बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे विरोध रखता हूं कि गोल जो है, कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक हमारी बढ़िया हो जाएगी, उसी को गोल कहेंगे। मैं कहता हूं कि जिस कंट्री के अंदर देश को रहने में सहजता महसूस हो, जो रहने में अपने आप को ईजी समझे, वही सबसे बड़ा गोल है। तो मेरा जो गोल है, अगर मेरा व्यक्तिगत पूछा जाए, तो मेरा गोल यही है कि इस देश में हर व्यक्ति को रहने के लिए, खाने के लिए और उसकी जो भी सुख सुविधा है उसको अच्छी तरह से मुहैया हो सके। यही सबसे बड़ा मेरा गोल है और इसी को मैं प्रगति मानता हूँ। देश के हर व्यक्ति को अगर आज सुख सुविधाएं मिले, वो अच्छी तरह से रह पाए, उसको किसी तरह का डर नहीं हो, किसी तरह का भय नहीं हो, ये सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। इकोनॉमिक अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, पर ये साथ में मैं इसी को गोल अपना मानता हूँ। तो ये कैसे संभव है जो आप कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, बाहर जाके यही कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। इस पर प्रकाश को डालें। सर, अब ये बहुत लंबे विषय है। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ईश्वर, बुद्ध, इसकी बजाय मैं एक जो अंतरात्मा की शक्ति उसको मानता हूँ और उसी शक्ति, एनर्जी को मानता हूँ। इसीलिए इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना से कहना चाहता हूँ, राष्ट्र से आपसे प्यार है तो राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शब्दों में, अच्छा से अच्छा? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा और तभी देश का विकास होगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे हरूर जी, बहुत अच्छा इन्होंने बताया और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।